हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है, जहाँ पर ये हमारा नियोजन वाला चैप्टर है। नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास जो हमारी सेकंड बुक है, जिसमें हमें जो सारे आंकड़े दिए गए हैं वो भारत के संदर्भ में दिए गए हैं। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज हमें क्या करना है, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने लक्ष्य क्षेत्र नियोजन ये कंप्लीट किया था। आज हमें करना है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आई थी उसमें जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसको शामिल किया गया था। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो पर्वतीय जिले हैं जैसे वर्तमान उत्तराखंड है, मेकिर की पहाड़ियाँ हैं, असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले शामिल हैं। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की थी जिनकी हाइट 600 मीटर से अधिक है। कि ये जो राष्ट्रीय समिति थी उसने क्या किया था, उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के लिए बोला गया था जिनकी हाइट किस में है 600 मीटर से ज़्यादा है और जिसमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। और जहाँ पर ये जो जनजातीय योजनाएं हैं जहाँ लागू नहीं की गई थी उन क्षेत्रों को इसमें शामिल करने का प्रावधान रखा गया था। उसके बाद है पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव दिए। कि यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया था, किन बातों पर किया गया था, कि सभी लोग लाभान्वित हों। जो लाभ वहाँ होने वाला था वो सभी लोगों को मिले, सभी लोगों की इस तक पहुँच हो। केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं, मतलब जो पैसे वाला व्यक्ति है सिर्फ उसी की ही पहुँच नहीं होनी चाहिए, बल्कि गरीब तबके के इंसान की भी उन संसाधनों तक, विकास तक पहुँच होनी चाहिए। स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास, जीविका निर्वाह, अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना, अंत्य प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना। तो ये सारे क्या थे, ये 6 पॉइंट्स इसमें रखे गए थे जो विकास कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये क्या है, आपको जो राष्ट्रीय समिति है उसने विकास को ध्यान में रखकर ये जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं इनको इसमें इंक्लूड किया था। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक मतलब स्थल की आकृति, पारिस्थितिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई। ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, बागवानी मतलब जहाँ पर बाग बगीचे लगाए जाते हैं, रोपण कृषि, ऐसी खेती जिसमें पौधों को रोपा जाता है, जिसकी पहले ही पौध तैयार की जाती है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, वानिकी, वनों को लगाना है, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए। कि जो स्थानीय संसाधन है, कि जो मतलब उस स्थान विशेष में पाए जाते हैं, उन संसाधनों का वहाँ पर यूज़ करने के उद्देश्य बनाए गए थे। उसके बाद है हमारा सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सूखा संभावित क्षेत्र में क्या आएगा, कि जहाँ पर जो बारिश है वो बहुत कम मात्रा में होती है और जो सिंचाई के साधन है वो भी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, जहाँ पर पानी की कमी के कारण सूखे की जो सिचुएशन है, स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी ज़मीन है वो शुष्क हो जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वहाँ खेती करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो विकास कार्यक्रम चलाया गया था उसके बारे में देख लेते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। जो पर्वतीय विकास कार्यक्रम था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया और जो सूखा संभावित क्षेत्र है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में आए। इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। कि जहाँ पर सूखा हो जाता है, सिचुएशन हो जाती है ऐसी सूखे की, तो वहाँ के लोगों को क्या करना है, हमें रोजगार उपलब्ध कराना है। सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। और यहाँ पर क्या था कि जो सूखे का प्रभाव है उसके कारण जो यहाँ पर जो साधन हैं उनको विकसित करना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र को और विस्तृत किया गया और जब 5वीं पंचवर्षीय योजना आई तो इसका जो कार्य क्षेत्र था उसको और अधिक बढ़ाया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम में के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और शुरुआत में क्या हुआ कि
जो सिविल निर्माण कार्य थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, जिसमें क्या था, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चरागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचनाओं जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का समीक्षा की कि जो पिछड़े क्षेत्र थे उनके विकास के लिए कि जो राष्ट्रीय समिति थी उन्होंने क्या किया, उसकी समीक्षा की, जिसमें यह पाया गया कि यह कार्यक्रम मुख्यतः कृषि तथा इससे संबद्ध सेक्टरों के विकास तक ही सीमित है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पूरा रिसर्च करके देखा और इसमें क्या देखा कि जो यहाँ पर जो कार्यक्रम थे वो मेनली किस पर थे, खेती पे था। इससे संबंधित जो सेक्टर थे उन तक ही ये विकास सीमित था और पर्यावरणीय संतुलन पुनः स्थापित पर इसमें विशेष बल दिया गया कि जो हमारा पर्यावरण का जो संतुलन है जो बिगड़ा हुआ है उसको दोबारा से स्टेबल करने के लिए इस पर फोकस किया गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। जो हमारी जनसंख्या है वो बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने के कारण जो लोग हैं खेती के लिए सीमांत भूमि मतलब एक सीमित भूमि कर दी गई है कि हमें सिर्फ इतनी ही भूमि पर खेती करनी है, जो बाकी का एरिया वहाँ पर क्या करेंगे, वो अपने घर वगैरह बनाएंगे। तो वो जो भूमि थी जहाँ पर खेती करनी थी वो भी सीमित हो गई है, जिससे परिस्थिति ये निम्नीकरण हो गया है। जो हमारा पर्यावरण है वो लगातार घटता जा रहा है। अतः सूखा संभावित क्षेत्रों के में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। अतः वहाँ पर जहाँ पर सूखे की संभावनाएं हैं ऐसे क्षेत्रों में हमें क्या करना है, वैकल्पिक मतलब रोजगार के दूसरे विकल्प के अवसर वहाँ लोगों को मिलने चाहिए। इन क्षेत्रों का विकास करने की अन्य रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाना शामिल है। देखो हमने पिछले जो जल संसाधन वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि जल संभर क्या होता है। जल संभर का आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जल संभर क्या होता है। तो ये आपको दोबारा से रिमाइंड करना है, जो चीज़ें आपके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हुए चलना है दोबारा से। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज़ मैंने आपको क्लियर करवाया था। सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से जल से ध्यान दिया जाना चाहिए। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों पूर्ण या आंशिक की पहचान सूखा संभावित क्षेत्र जिलों के रूप में की थी। जब 1967 की बात हो रही है यहाँ पर कि जो योजना आयोग था उसने क्या किया था, देश में 67 ऐसे जिले थे जहाँ पर सूखे की संभावनाएं दर्शाई गई थी। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा क्षेत्रों का परिसीमन किया। उन्होंने दोबारा से इसको देखा। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः जहाँ पर सूखे की सिचुएशन पाई गई हैं वो कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा और तेलंगाना के पठार, कर्नाटक के पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं। उसके बाद है पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। ये जो एरिया है ये क्या होते हैं, ये वाला एरिया हमारा बच जाता है और बाकी ये हमारे क्या बताइए यहाँ पर सूखे की संभावनाएं बनी रहती हैं। उसके बाद है केस अध्ययन, भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। यहाँ पर आपको ये दो करने हैं, एक तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और दूसरा हमारा क्या था, सूखा प्रभावित जो क्षेत्र थे उनके लिए विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए थे वो क्या थे। ये दो आज हमने किए हैं, इनको आपको अच्छे से क्लियर करना है। कोई डाउट आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।